दोस्तों सोचिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पूरा एक दिन बिना किसी भी मशीन का यूज किए बिताना है तो आपके लिए आसान होगा? बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि हम मशीनों से घिरे हुए हैं। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब कुछ मशीन है। लेकिन क्या यह मशीन पहले से ही अवेलेबल थी? जी नहीं। ये एक रिवॉल्यूशन का पार्ट था। एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसमें इंसान की एनर्जी, वक्त, सब कुछ बचने लगा। इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने लगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने लगी। और यही जो इकोनॉमिक चेंज हमें देखने को मिला 1760 से लेकर 1840 के बीच में ब्रिटेन में, उसे हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेसिकली यहाँ पर सब कुछ मैकेनाइज्ड होने लगा। जो मशीन्स है उनके इस्तेमाल के थ्रू जो ह्यूमंस है उनको प्रोग्रेस मिलने लगी। जो प्रोडक्ट्स है वो और बेहतर बनने लगे, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो हमें देखने को मिली। सबसे पहले तो जो फ्रेंच स्कॉलर्स थे उनके द्वारा ये जो टर्म है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसे इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके बाद जो ब्रिटिश स्कॉलर थे एर्नॉल्ड, उनके द्वारा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कई ऐसे स्कॉलर्स थे जिनके द्वारा ये जो टर्म है इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो प्रोसेस थी काफी स्लो थी, लेकिन स्टिल जो प्रोसेस है वो स्लो भले ही हो, लेकिन इसने लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो है उसको अफेक्ट किया था। तो दोस्तों आज के इस वर्ल्ड हिस्ट्री के सीरीज में हमारा जो टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो आइए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में सब कुछ जानते हैं। आइए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो उसकी शुरुआत इंग्लैंड में क्यों हुई थी। क्यों इंग्लैंड में ही हुई, बाकी जगह क्यों नहीं हुई, इंडिया में क्यों नहीं हुई, है ना। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं देखे तो हमको अंदाज़ा होता है कि हमें पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पर है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है पहले इंग्लैंड में क्यों हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की उसको डिस्कस करो, एंड इंडिया का जो एट प्रेजेंट है उसके साथ कंपेयर करो। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं एक ही क्वेश्चन में, तो 3 क्वेश्चंस मतलब यहाँ पर 250 वर्ड जो है उसमें लिखो, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो इंग्लैंड में क्यों हुई थी। इसके बहुत सारे कारण हैं। सीधे सीधे क्या है, मैप मैं माइंड मैप के थ्रू इससे लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब माइंड मैप के थ्रू हम पढ़ते हैं तो हमें इजीली याद रहता है, क्योंकि आपके दिमाग में छप जाता है। और ये जो है ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट हमने अभी मतलब ये वाले टॉपिक में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसमें कॉन्सेप्ट जैसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि कितना आप याद रख पाते हो, है ना। मेंस पर्सपेक्टिव से कितना आप याद रख पाते हो ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर मैंने माइंड मैप के थ्रू जो है वो चीज़ें लेकर आया हूँ, जिससे कि माइंड मैप के थ्रू आपको इजीली याद रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट जो है सीधे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो है ब्रिटेन का, ये पहला रीज़न था। अग्रेरियन रिफॉर्म था, जो ट्रांसपोर्ट है उसमें इंप्रूवमेंट हुई थी। बैंकिंग सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ था। एक्सटर्नल ट्रेड जो उसका रोल था। फॉरेन पॉलिसी जो है ब्रिटिश की वो यहाँ पर कारणीभूत थे। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ये यहाँ पर कारणीभूत थे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कारण जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए यहाँ पर पहले कारण पर चलते हैं, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अब देखिए 17th सेंचुरी अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स ये यूनाइट हो चुके थे, ठीक है, और वो सेम मोनार्क के द्वारा रूल किए जाते थे। अभी आपको अगर जो इंग्लैंड है उसका मैप नहीं पता है तो आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर मतलब जो इंग्लैंड है वो यहाँ पर सेपरेट था, स्कॉटलैंड सेपरेट, वेल्स सेपरेट। तो ये कैसे यहाँ पर यूनाइट हुए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेम लॉ, सेम टैक्सेशन सिस्टम, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब कुछ यहाँ पर डेवलप जो है वो होता गया, जिससे कि और आसान हुआ यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो लाना। दूसरा है यहाँ पर अग्रेरियन रिफॉर्म। 17th सेंचुरी में अग्रेरियन रिफॉर्म जो है काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किए गए, मतलब एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किए गए लॉज के थ्रू। इसके वजह से क्या हुआ कि जो लैंड है ना, वो यहाँ पर बिगर फार्म जो है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा उसमें तब्दील हो गई और कमर्शियल फार्मिंग जो है उसकी शुरुआत हुई। कमर्शियल फार्मिंग मतलब क्या है कि कैश क्रॉप जो है वो यहाँ पर उगाए जाए। इंडिया में भी पता है ना, कैश क्रॉप जो है वो उगाओ, ऐसा कहा गया था कि भाई हमको कॉटन जो है वो ही चाहिए, हमको यहाँ पर जो आप अनाज उगा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, इंडिगो जो है वही चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर बनती जा रही थी। उसी के साथ साथ इस पीरियड के दौरान जो मीट की अवेबिलिटी है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी, है ना। जो एनिमल्स है उसकी ब्रीड यहाँ पर हो रही थी। इसके वजह से मीट जो है मतलब नॉनवेज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रहा था। इसके वजह से क्या हुआ कि जो बेसिकली लोग थे, है ना, मतलब सफिशेंटली यहाँ पर अनाज जो है ऐसा नहीं होता कम पड़ रहा है, क्योंकि अनाज अब उनको एक अल्टरनेटिव जो है वो भी उनके पास था।
देन ट्रांसपोर्ट जो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रही थी कि ये पीरियड के दौरान कंक्रीट रोड्स कैनल्स ये भी यहाँ पर बनना शुरू हो गए थे। कैनल्स जो है डायरेक्ट फैक्ट्री माइंस को कनेक्ट कर रहे थे। अब डायरेक्ट अगर आप सोचिए कि यहाँ पर फैक्ट्री है और यहाँ पर जो कैनल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रॉ मटेरियल है, यहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है, यह फैक्ट्री है। तो अब पहले क्या है, पहले यहाँ से ढो ढोकर ढो ढोकर ढो ढोकर ढो ढोकर ढो ढोकर ढो ढोकर लाओ। अब कैनल बन गया, सीधा लेके आओ, तो इजी हुआ। तो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जो है ये भी सस्ता हो गया, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें भी डेवलपमेंट होती हुई हमें देखने को मिली बैंकिंग सिस्टम में। तो यहाँ पर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो स्टार्ट हुआ 1694 में, एंड बाय 1784 100 रीजनल बैंक जो है वो भी डेवलप हो गए थे। और 1820 तक अगर हम आते हैं तो ये 600 तक पहुँच चुके थे। और यहाँ पर किसके बलबूते पर? इंडिया के पैसों के बलबूते पर। इसकी वजह से कैपिटल जो है ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो चुका था, है ना। जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की वो यहाँ पर इंक्रीज़ होती जा रही थी। और उसी के साथ साथ लोगों को अगर कोई भी बिजनेस कुछ भी इंडस्ट्री वगैरह डालनी है तो बैंक के थ्रू भी वो पैसा जो है वो ले पा रहे थे बड़े ही आसानी से। देन उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड जो है उसका भी यहाँ पर काफ़ी सटीक रोल जो है हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटेन जो है ऑलरेडी उसने फॉरेन मार्केट क्रिएट कर दिया था, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, ये सारी जगहों पर। इंडिया जो है वहाँ से प्रीशियस ज्वेलरी, है ना, क्राउन की। देन उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया अगर आप देखोगे तो एक बिगर सप्लायर बन चुका था कॉटन का भी। अब ये इन्होंने क्या किया, ये हमने ऑलरेडी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में देखा हुआ है कि भाई ये लोग क्या कर रहे थे, जो इंडिया है वहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे थे, है ना। वो इंपोर्ट कर रहे थे कहाँ? वो इंपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन में। एंड देन उसके बाद वहाँ पर वो लोग फिनिश्ड गुड्स जो है वो बना रहे थे, एंड देन उसके बाद वो वहाँ पर सप्लाई कर रहे थे कहाँ पर? इंडिया में, सस्ते दामों में। एंड देन इंडिया के जो फिनिश गुड्स है उस पर उन्होंने हाई इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगा दी थी, जिससे कि भाई यहाँ के इंडिया के जो फिनिश गुड्स है वो वहाँ पर बिके ही ना जाए, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है वो ख़त्म कर दी, वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ऑन दी कॉस्ट ऑफ उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन। फॉरेन पॉलिसी, यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी उन्होंने, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो काफ़ी अहमियत उसको थी, पैसा जो है उसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत उन्होंने दिया, है ना। देन उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो भी हमें देखने को मिला कि 18th सेंचुरी जो है बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, लेकिन कुछ जो है डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए। यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके लिए काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, आयरन इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी डेवलपमेंट, स्टीम इंजन डेवलप हुआ, रेलवेज डेवलप हुआ। अब ये जो कंपोनेंट्स है ये हम आगे देखने वाले हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे हुई और जो कंपोनेंट्स है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वो क्या क्या है। तो इन सम वे जो ब्लास्ट फर्नेस है ये मेजर इन्वेंशन रहा है आयरन इंडस्ट्रीज़ का, और ब्रिटेन जो है सफिशेंट कोल आयरन वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या हुआ, उनको काफ़ी आसानी गई, उनके लिए काफ़ी ईजी था। तो ये सब कारण थे जिसके वजह से हमें जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो ब्रिटेन में शुरू होता हुआ देखने को मिलता है। आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके कंपोनेंट्स की, कि क्या क्या कंपोनेंट्स रहे हैं। तो अगेन जैसा मैंने आपको कहा है कि जब हम माइंड मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो बड़े आसानी से याद रहता है। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन जो है स्टीम पावर में ये एक बड़ा कंपोनेंट था। देन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। तो ये मेन कंपोनेंट जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टीम पावर अगर हम देखें तो स्टीम पावर में जो यहाँ पर हमें रिवॉल्यूशन देखने को मिला, तो ये जो इन्वेंशन था स्टीम पावर का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा। मतलब अगर आप देखोगे तो मशीन जो है, प्रोडक्शन जो है, इसके लिए इसने बड़ा अपना योगदान जो है वो दिया है। स्टीम पावर ये जनरेट किया जा सकता था किसी भी प्लेस पर, कितने भी क्वांटिटी में, जितना रिक्वायरमेंट है ना। और स्टीम पावर अगर हम जनरेट करते हैं तो स्टीम पावर जनरेट करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो मतलब समझ लीजिए कि जो मशीनरी है वो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से चला सकते हैं। ये जो इंजन है फर्दर परफेक्ट किया गया है जेम्स वैट के द्वारा, और यहाँ पर जो व्हील्स है उसको टर्न करना, मशीन्स को ड्राइव करना, ये भी काफ़ी आसान यहाँ पर हो चुका था। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ। क्या ये पहले नहीं थे? ज़रूर थे, लेकिन इसमें एक रिवॉल्यूशन जो है हमें देखने को मिलता है। आयरन सफिशेंट क्वांटिटी में जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं थी, और उसी के साथ साथ जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की गई। यूज़ ऑफ कुकिंग, जो कॉकिंग प्रोसेस है,
कॉकिंग प्रोसेस आपको पता होगा किस तरीके से होता है। देन 1829 नेल्सन जो है उन्होंने इन्वेंट किया हॉट ब्लास्ट, जिसमें रॉ कोल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया इंस्टेड ऑफ कुक। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आयरन है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देन मेटल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर भी एक ब्रेक थ्रू हमें मिला, जब चीप मेथड जैसे स्टील बनाना है ना, वो यहाँ पर हमको देखने को मिली, जो कि आयरन के मामले में काफ़ी सुपीरियर था। मतलब ठीक है, आयरन जो है वो तो हम यूज़ कर रहे हैं, आयरन बना रहे हैं, उसके लिए अलग मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो स्टील है वो भी यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। तो स्टील उसके कंपैरिजन में लाइट भी था, ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा थी, मतलब सब कुछ अच्छा था आयरन के मुकाबले, और ये काफ़ी यूज़फुल रहा। अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर रेल्स, शिप, फैक्ट्रीज, ड्वेलिंग हाउसेस, ये सब बनाने के मामले में। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसमें भी काफ़ी रिवोल्यूशन हमें देखने को मिला। फर्स्ट इन्वेंशन जो है फ्लाइंग शटल, बोट शेप्ड पीस ऑफ वुड, जो यहाँ पर यान को अटैच किया गया, डबल दी वर्क अ वीवर कुड डू इन अ डे। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पर कि जितना जो वीवर है, मतलब जो टेक्सटाइल कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, जितना एक दिन में काम कर सकते थे, अब वो डबल यहाँ पर काम कर सकते थे। 1764 में टेक्सटाइल वर्कर जो उन्होंने स्पिनिंग व्हील इंट्रोड्यूस किया है ना, स्पिनिंग जेनी जो है नाम पर दे दिया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर और बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता से यहाँ पर जो कपड़ा है वो बनाया जा सकता था। वेल्दी टेक्सटाइल मर्चेंट जो है उन्होंने मशीन्स यहाँ पर लार्ज बिल्डिंग में फैक्ट्रीज सेटअप की है ना, जो प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, और इसी के थ्रू हमारा जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब सोचिए यार कि जब ब्रिटिशर्स के वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, हम ऑलरेडी काफ़ी सक्षम हो चुके थे। खैर, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन है मोर कैश क्रॉप का, वो यहाँ पर होने लगा, जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए। देन नए फार्म मशीनरीज जो है, स्टील प्लग बोलिए, हैरो, मतलब बेसिकली क्या है, जो मैकेनाइजेशन है इसका एग्रीकल्चर का, वो भी यहाँ पर होना शुरू हो गया था। नए फार्म प्रैक्टिस जो इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, क्रॉप रोटेशन, एक के बाद एक दूसरा क्रॉप लगाओ, तो मतलब बेसिकली क्या है, फर्टिलिटी इंक्रीज हो, है ना, ये सारी चीज़ें हो, तो वो सब यहाँ पर होने लगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जर्मनी। अब यहाँ पर हमने ब्रिटेन जो है उसके बारे में देख लिया, ब्रिटेन में क्यों शुरुआत हुई थी वो देख लिया, कंपोनेंट्स देख लिए। अब जर्मनी जो है वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से हुआ, अभी हमने यूनिफिकेशन जो है वो देखा था, इटली, जर्मनी, है ना। तो अब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका क्या हाल रहा। तो अब देखिए जर्मनी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ऑब्स्टेकल्स काफ़ी ज़्यादा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी शुरुआत, प्रोग्रेस हुई, और उसके क्या क्या फीचर्स रहे, तो ये आपका पूरा बनता है मेन से रिलेटेड आंसर। ठीक है, तो इसी पर्सपेक्टिव से मतलब इसी तरह के से आप जाओगे, पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में बैठेगा भी और अच्छे तरीके से आप लिख भी पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्स्टेकल्स की, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स जो है वो हमें देखने को मिले ये जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन की इसमें। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जर्मनी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया था 30 ईयर वॉर की वजह से, है ना। अब जर्मनी का इनसाइड आउट हमने देखा हुआ है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो हमने देखा था। तो 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक जर्मनी जो है 200-300 स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था। देन उसके बाद जो वियना कन्वेंशन होती है तो वो उसको और छोटे, मतलब थोड़े कम इसमें डिवाइड कर देती है ना। तो यहाँ पर कुछ पार्ट जो है जर्मनी का, फ्यूडलिज्म जो है वो भी प्रेवलेंट था। फ्यूडलिज्म हमने देखा हुआ है कि भाई जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो हमें देखने को मिल रहा था। जो यहाँ पर पैटर्नलिस्टिक लॉज है वो यहाँ पर जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा प्रिविलिंग थे। ये लॉ का मतलब क्या है कि जो माइग्रेशन है पॉपुलेशन की एक रीजन से दूसरे रीजन में, उसको परमिट नहीं किया जाता था, कि मतलब एक रीजन से अगर दूसरे रीजन में किसी को जाना है तो नहीं जा सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या था, इसकी वजह से जो स्किल्ड वर्कर है वो नहीं जा पाएंगे, वो रीजन में जो लोग हैं वो रीजन में अगर कर लिए तो कर लिए, है ना। और प्राइवेट कैपिटल जो उसकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कमतरता थी, डर्थ थी। तो ये ऑब्स्टेकल जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे जर्मन रिवोल्यूशन में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। देन उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होता कैसे है, नेपोलियन जो है वो जब जर्मनी को कॉन्कर्ड करता है एंड देन 200 इसको 16 लार्ज स्टेट्स में डिवाइड कर लेता है। देन उसके बाद फ्यूडलिज्म जो है उसको भी वहाँ पर वो ख़त्म कर देता है। देन नेपोलियन यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है वो लेकर आता है, ब्रिटिश, जहाँ पर कॉन्टिनेंटल सिस्टम मतलब बेसिकली क्या है, जो ब्रिटिश गुड्स है उसको यहाँ पर बॉयकॉट करो, भाई अपना अपना बनाओ।
अपना अपना, जैसे हमारे यहाँ पर स्वदेशी जो है वो देखने को मिलता है, 1905 में हमें मूवमेंट देखने को मिली थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नेपोलियन है वो एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाता है कि भाई दूसरा कोई भी ब्रिटिशर जो है उनका यहाँ पर नहीं चलेगा, हमारे कॉन्टिनेंट में जो यूरोपियन चीज़ें हैं उसी को लो, उसी को खरीदो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जर्मनी जो मैन्युफैक्चर करते थे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पर जो 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट चली थी तो इंडिजीनियस जो लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते थे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। कांग्रेस ऑफ वियना जो है उन्होंने यहाँ पर प्रूशिया के साथ खेल के सारी चीज़ें की, है ना। देन उसके यहाँ पर क्या है, जो पॉलिश है प्रूशिया से वो यहाँ पर रिसीव किया, जो काफ़ी अच्छा रीच था आयरन कोल में। देन उसके बाद जो रेलवेज है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ जर्मनी में। देन उसके बाद जो बेसिकली जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ रीजन्स का, है ना। प्रूशिया जो है काफ़ी बड़ा था और काफ़ी ताकतवर था, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो उसकी शुरुआत होती है वो काफ़ी प्रॉस्परस लोग वहाँ पर बन जाते हैं, है ना। जोलवेरिन जो है ये क्रिएट होता है 1834 में, इंटीग्रेटेड जर्मन डोमेस्टिक मार्केट। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है रेलवेज का वो होता है। देन पैटर्नलिस्टिक लॉज जो थे यहाँ पर कि भाई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, माइग्रेशन नहीं हो सकता, उसको एबॉलिश कर दिया गया 1849 में। अब यहाँ पर फीचर्स अगर हम देखते हैं जर्मन रिवोल्यूशन के, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज है उससे शुरुआत तो हुई, प्रोग्रेस तो हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन को ट्रू सक्सेस जो यूनिफिकेशन की वजह से हुआ कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन लोग जो है, अब समझ लो कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया। अब इंडिया जो है आज़ादी के पहले छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। अब सोचिए कि एक कोई प्रिंसली स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल हैदराबाद, ठीक है, और एक प्रिंसली स्टेट्स है जम्मू एंड कश्मीर। आज अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान जाता है तो वो इंडियन के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन उस समय पर तो हैदराबाद से आया है, जम्मू कश्मीर आया है, वो देखा जाएगा। तो मतलब हर किसी में अपना अपना नेशनलिज्म भी रहेगा अपनी अपनी ज़मीन को लेकर। तो ये प्रॉब्लम जो है जर्मनी में भी हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन जर्मनी जब यूनिफाई हो गया तो अपने आप चीज़ें जो है बेहतर तरीके से बनने लगी। देन उसके बाद यहाँ पर जो हेवी इंडस्ट्रीज़ है उसका एम्फेसिस किया गया। जर्मनी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सेल किया, आज भी हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक केमिकल इंडस्ट्री में एक्सेल किया। जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है सेकेंड फेज़ काफ़ी मतलब बेसिकली काफ़ी लीडिंग रहा जर्मनी इसमें। देन जॉइंट स्टॉक बैंक जो है उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जॉइंट स्टॉक बैंक मतलब समझ लो हमारे इधर का कोऑपरेटिव बैंक, कि अलग अलग लोग आ रहे हैं वहाँ पर पैसा जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो ये कुछ फीचर्स हमें जर्मन रिवोल्यूशन जो है उसके देखने को मिलते हैं, बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के। अगेन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है रशिया में उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर भी ऑब्स्टेकल्स थे, फैक्टर्स जो फेवरेबल थे, एंड देन उसके बाद फीचर्स। तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल की अगर हम बात करते हैं, रशिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री था, बहुत बड़ा, अभी भी हम देखते हैं बहुत ही बड़ा देश है ना, अनइमेजिनेबल उसकी साइज़ है। लेकिन वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो भी काफ़ी हाई हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर आप देखोगे तो सर्बियन रीजन जो है रशिया का वहीं पर दबे हुए हैं। मतलब समझ लीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, जहाँ पर हैबिटेट नहीं है, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो जो ईस्टर्न फोरम है तो वो देखने को मिलता है कि भाई रशिया का जो ईस्टर्न साइड का जो रीजन है उसको ज़्यादा मतलब तवज्जो दिया जाए, वहाँ पर ज़्यादा लोग जो है वो आए, इन्वेस्टमेंट करें। एंड प्राइवेट कैपिटल जो है वो भी देखने को नहीं मिल रहा था, है ना। फ्यूडलिज्म जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर थी। देन फैक्टर जो फेवरेबल थे रशियन रिवोल्यूशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो रशिया जो है वो यहाँ पर ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज के साथ घिरा हुआ था, और रशियन गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को काफ़ी सपोर्ट कर रही थी। एंड देन इस वजह से क्या हुआ कि जो अटेम्प्ट से काफ़ी सारे लिए गए कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, कि वहाँ पर जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ हम कैसे पहुँचकर जो चीज़ें हैं उसको एक्सट्रैक्ट करें। तो फीचर्स अगर हम देखते हैं तो फीचर्स में देखने को मिलता है हेवी इंडस्ट्रीज़ जो है उसके मतलब हेवी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा तवज्जो दिया गया। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किए गए, है ना। देन इंपॉर्टेंट रोल जो है स्टेट का भी रहा इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्शन में, मार्केट में। हेवी टैक्सेशन जो है पीजेंट्स का, एक्सटर्नल लोन्स का, वो लिया गया। रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल में थी, क्योंकि वहाँ पर हम जब कैपिटलिज्म, सोशलिज्म ये सब देखेंगे तब आपको वो चीज़ें पता चलेगी। तो ये चीज़ हमें रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है उसका इम्पैक्ट देखने वाले हैं कि अलग अलग सेक्टर्स पर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई वर्कर्स पर क्या इम्पैक्ट हुआ, पॉलिटी पर क्या इम्पैक्ट हुआ, इकोनॉमी पर क्या हुआ, सोसाइटी पर क्या हुआ, महिलाओं पर क्या हुआ, एनवायरनमेंट पर क्या हुआ, अर्बनाइजेशन, डेमोक्रेसी,
देन उसके बाद कल्चर, इंडिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम वर्कर्स की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुई, उसकी प्रोग्रेस जब हुई, तो नए सिटीज़ जो है वो डेवलप हुए, है ना, नए सिटीज़ डेवलप हुए एट द एक्सपेंसेस ऑफ विलेज। बहुत सारे सिटीज़ ब्रिटेन में डेवलप हुए, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वर्कर्स का वो काफ़ी ख़राब रहा। मतलब क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर समझे तो समझ लो कि इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज सब बड़े बड़े सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये सारी जगहों पर खुले, ठीक है। लेकिन जो वर्कर्स है उनको काम करने के लिए अलावा और कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा है। ये करवा रहे हैं उनसे काम 22-22 घंटे। चलो भाई, सोना नहीं है, तुमको काम करते रहे। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत अगर ऊंच नीच हो गई तो सीधी जान चली जाए वर्कर्स की, है ना। और पैसा जो है वो भी ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो मतलब अब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर स्मॉल रूम्स में रहना बिना किसी फैसिलिटी के, जो रेसिडेंस है वो भी अच्छा खासा नहीं रहना, इमिशन जो है उसकी वजह से हेल्थ पर बुरा असर पड़ना। 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में यहाँ पर जो ब्लैक टीयर मार्च है वो हमें देखने को मिलती है, जिसके थ्रू जो कंडीशन है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की गई। पॉलिटी अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी खासी मतलब समझ लीजिए कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पर आने लगी, जो वर्कर्स हैं उनके बेटरमेंट के लिए काम करने लगी। मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज होकर आया, उन्होंने फ्रेंचाइज जो उसका एक्सटेंशन मांगा, रिफॉर्म और बढ़ता गया। इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो पॉलिसी ऑफ फ्री इकोनॉमी है ब्रिटेन में उसको इनकरेज किया। ब्रिटेन ने ऑफिशियली फ्री इकोनॉमी को यहाँ पर अपनाया, मतलब समझ लीजिए लिबरलाइजेशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। देन उसके बाद सोसाइटी अगर हम देखते हैं तो मिडिल क्लास यहाँ पर काफ़ी एम्पावर्ड हो रहा था, मिडिल क्लास के पास यहाँ पर पैसा जो है वो बढ़ता जा रहा था। इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वो भी यहाँ पर एक इमर्ज होकर आ रहे थे, मतलब एक टीम उनकी बन रही थी, एक अलग सेक्टर यहाँ पर बन रहा था। माइग्रेशन जो है वो यहाँ पर हो रहा था, मतलब विलेज से ज़्यादातर लोग जो है सिटीज़ की तरफ बढ़ रहे थे एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर सोसाइटल पर्सपेक्टिव से हो रही थी। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब थी। मतलब जो महिलाएं काम कर रही है उनको भी ना सही वेजेस दिए जाते थे, ना ही उनके लिए कोई सही मतलब वोटिंग राइट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है उसकी वजह से काफ़ी ड्रामेटिक चेंज हमें देखने को मिला है महिलाओं के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि महिलाएं भी अब यहाँ पर काम करने के लिए आ रही है। तो स्टार्टिंग में तो ठीक है उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर बाय 1918 ग्रेट ब्रिटेन जो है उन्होंने वोटिंग राइट जो है वो भी यहाँ पर दिए महिलाओं को। एनवायरनमेंट अगर हम देखते हैं तो भाई ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, वही सारी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी का पतन होना, ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिली, वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन होना, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने लगी, प्रॉब्लम जो है वो शुरुआत हो गई। अर्बनाइजेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन मतलब विलेज से लोग निकलने लगे, अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे। अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़े तो बढ़े, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर गांव से निकल निकल कर मुंबई में आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं, लेकिन मुंबई और दिल्ली जो है वो इतने लोगों को लेने के लिए अभी सक्षम ही नहीं थी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप हुआ ही नहीं था, उतना ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर डेवलप हुई नहीं थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्लम बनते गए, स्लम बनने की वजह से और हालत जो है वो यहाँ पर ख़राब होती गई। तो मतलब मुंबई जो है जिसे इतना बड़ा सिटी माना जाता है, बेसिकली अगर गहराई से और अच्छे से देखा जाए तो बहुत बड़ा खेड़ा जो है, विलेज जो है वो नज़र आएगा। बाकी बिजनेसेस जैसे बिल्डिंग मैन्युफैक्चर, रिटेलर, सर्विस प्रोवाइडर, ये भी यहाँ पर देखने को मिले। देन डेमोक्रेसी अगर हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है डेमोक्रेसी इंग्लैंड में पेनिट्रेट की, है ना। यूरोपियन कॉलोनीज जो है वहाँ पर लोगों का शासन जो है वो होने लगा। कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मटेरियल कल्चर काफ़ी प्रमोट किया, लोग जो है वो इमोशनली डिटैच होते जा रहे थे, है ना। प्राइवेट कैपिटल जो है उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया। यहाँ पर लाइट और कंज्यूमर गुड्स काफ़ी इंकरेज किए गए, ऐसी इंडस्ट्रीज़। इफेक्ट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ब्रिटिश लाइफ पर, वो फेमस नोवेलिस्ट थॉमस हार्डी और लॉरेंस के द्वारा यहाँ पर रखा गया है। तो कंपटीशन बढ़ती गई, कंपटीशन बढ़ी तो यहाँ पर लोग जो है और पैसा लगाओ और पैसा लगाओ तो और यहाँ पर आगे बढ़ो, है ना, यहाँ पर और आगे बढ़ो। यहाँ पर कूपन कोड जो है वो देना शुरू कर दो, कूपन कोड के साथ साथ यहाँ पर अब हर एक जो एम्प्लॉई है उसको उसके नाम का एक जो कोड है वो निकालो, ये कोड यूज़ करोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर होने लगी। खैर, इंडिया की अगर हम बात करते तो इंडिया में इंडस्ट्री रिवोल्यूशन जो इंग्लैंड में, उसने नेचर ऑफ ट्रेड जो है ब्रिटिश इंडिया का, उसको यहाँ पर इम्पैक्ट किया। मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री रिवोल्यूशन जो है इंडिया
को एक रॉ मटेरियल कंट्री के रूप में स्थापित कर दिया, जबकि इंडिया में बहुत बड़ा मतलब सोने की चिड़िया थी, लेकिन रॉ मटेरियल के रूप में एक तब्दील कर दिया। और बाकी जो फिनिश्ड गुड्स है वो यहाँ पर ब्रिटेन से बनकर इंडिया में आते थे, जहाँ पर वो बेचे जाते थे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर वो लेकर, मतलब इंडिया का बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन। तो शशि थरूर ने एक बार बोला था कि यार जो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन यूरोप में हमें देखने को मिलता है वो हमारे पैसों से हुआ है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि बोलते हैं म्यूज़ियम जो है यहाँ पर इंग्लैंड में जो भी लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, तो म्यूज़ियम मैं बता दूंगा बोले कौन कौन से म्यूज़ियम है। बेसिकली हम उसको चोर बाज़ार बोलते हैं इंडियंस तो क्योंकि इंडिया से ही चोर चोर के उन्होंने अपने म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से पोर्ट्रे की जाती है। चलिए, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बेसिकली जो इम्पैक्ट है इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन का वो देखने को मिलता है। अब देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो एक बार एडवांटेज जो है उस पर नज़र डाल लेते हैं, क्या क्या एडवांटेज है, मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडवांटेज अगर हम देखते हैं तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ जो है ना, वो शिफ्ट हो गई थी विलेजेस से सिटी की तरफ। मतलब अब यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ है वो सिटीज़ में यहाँ पर बनती जा रही थी। अर्बन सिटीज़ एंड रूरल विलेज लाइफ जो है वो डिपेंड हो गई थी एक दूसरे पर। आइसोलेटेड लाइफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज जो है वो अब ख़त्म हो चुका था कि भाई विलेज में अपनी आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं, जितना चाहिए उतना पका रहे हैं, जितना चाहिए उतना खा रहे हैं, वो सब ख़त्म होता जा रहा था। लालच जो है बढ़ती जा रही थी। मेन जो है वो यहाँ पर फ्री हो गए थे, खुद की कैपेबिलिटीज़ अपने एरिया, मतलब फार्मिंग जो है पहले सिर्फ फार्मिंग उतना ही उनको पता था, लेकिन अब उसके अलावा भी चीज़ें जो है यहाँ पर बनती जा रही थी। कंट्रीज़ लोगों को एक साथ लेकर आए, इंटरनेशनल अवेयरनेस जो है ये फैलने लगा। एरिट्रोक्रेसी नोबिलिटी जो है वो यहाँ पर, मतलब बेसिकली फ्यूडल जो है वो अब ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पर लोगों का शासन जो है, डेमोक्रेसी जो है स्थापित हो रही थी। बेटर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मैकेनाइजेशन, ये सब यहाँ पर आने लग गया था। वही डिसएडवांटेज अगर हम देखते हैं तो सिटीज़ जो है ज़्यादा क्राउडेड हो गई थी, है ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है स्लम्स के, हाउसिंग के, सैनिटेशन के, एक्सीडेंट्स के, एपिडेमिक्स के, वो सब यहाँ पर छोटे छोटे, मतलब इतने इतने एरिया में 100 लोग रहना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो सब क्रिएट हो गए थे। वुमेन एंड चाइल्ड जो है लेबर, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए जाते थे, इनको रोज़गार कम देना, देन उसके बाद वर्किंग आवर्स, है ना, देन उसके बाद वर्किंग आवर्स की, लो वेजेस की, अनएम्प्लॉयमेंट, अनसेफ कंडीशन, ये सब हो रहा था। एंड देन उसके बाद यहाँ पर इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन जो है, इसमें वॉर जो है वो भी छिड़ गई, जिसकी वजह से बहुत सारे डीकॉलोनाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिला। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये भी यहाँ पर उभर कर आया। अब देखिए कंक्लूजन के तौर पर अगर हम देखें तो हमें ये तो मानना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसने एक रिवोल्यूशन ज़रूर लेकर आया हर एस्पेक्ट में सोसाइटी के, मतलब डे टू डे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसमें भी। प्रॉब्लम जो भी हुए हो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, लेकिन उसकी वजह से जॉब्स की क्रिएशन हुई, उसकी वजह से वेल्थ की क्रिएशन हुई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, प्रोडक्शन जो है गुड्स का वो यहाँ पर बढ़ा, जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से काफ़ी बेनिफिट हुए, जैसे हेल्दियर डाइट लोग फॉलो करने लगे, घर जो है हाउस वो बेटर, मास प्रोडक्शन जो है क्लोथ का वो होने लगा। मिडिल एंड अपर क्लास जो है वो यहाँ पर प्रॉस्पर होने लगे। देन उसके बाद मिडिल क्लास जो है उसने यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए भी। तो ये कंक्लूजन के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली, मेंस में जो भी आपको पूछा सकता है सब कुछ हमने यहाँ पर कवर कर लिया। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।